दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए चलने वाली ही थी कि वहां पर प्लेटफार्म पर हजारों के संख्या में बैठे हुए लोगों के बीच में एक लड़की बैठी होती है और उस लड़की के ऊपर अचानक से वहीं पर उसका 8 साल पुराना तलाकशुदा पति था। उसका नज़र पड़ता है उस लड़की के ऊपर, तो वो जानने का प्रयास करता है कि आखिरकार इसका अब जीवन साथी कौन है और ये कहाँ जाने वाली है। इसी बीच ट्रेन आ जाती है और वो लड़की स्लीपर कोच में जाने लगती है। फिर पति जो होता है उसका एसी कोच में टिकट बुक था, पर वो एसी कोच में न जाकर के उसी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में वो भी चढ़ जाता है और जहाँ पर वो लड़की जाकर के बैठती है उसी के बगल में वो बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात अपने तलाकशुदा पत्नी के साथ वो बिता सके। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार है और दिल को छू लेने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। दोस्तों, तो आप सभी को नमस्कार। हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। दोस्तों, चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो उस लड़की का नाम होता है पूजा और वो जो लड़का होता है उसका नाम होता है प्रदीप। जब ट्रेन आती है दोस्तों, तो वो लड़की जो है वो स्लीपर कोच में चढ़ने लगती है और वो जो लड़का होता है उसका टिकट जो है वो एसी कोच का होता है, पर वो भी एसी कोच में न जा कर के वो भी अपने पत्नी के पीछे स्लीपर कोच में जा कर के चढ़ जाता है। हम बता दें कि उन दोनों की शादी हुए लगभग 10 साल हो गया था, पर उन दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। 2 ही साल में रिश्ता जो है टूट गया था, दोनों का तलाक हो गया था। तो 8 साल बाद जब उसकी पत्नी मिली तो वो सोचा कि 8 साल बाद मिली है तो हम क्यों न इसके साथ कुछ बातें करते हैं, और फिर यही सोच करके वो उसके पीछे स्लीपर कोच में चढ़ जाता है। और पूजा जो होती है वो स्लीपर कोच में जा कर के बीच डब्बे में एक सीट पर बैठ जाती है और जो उसका तलाकशुदा पति होता है प्रदीप, वो जाकर के उस सीट के पीछे खड़ा हो जाता है और सोचता है कि शायद इसका कोई भी होगा तो आ करके इसके सीट पर बैठेगा। दाएं बाएं देखता है पर कोई नहीं आता है और उस ट्रेन में और कोई बैठने की कोशिश करता है उसके सीट के बगल में, पर वो बैठने नहीं देती है, मना कर देती है कि ये मेरा सीट है। फिर प्रदीप कुछ समय तक इंतजार करता है, फिर वो अपना बैग उसके सीट पर रखता है, फिर वो लड़की मना कर देती है। फिर प्रदीप बोलता है कि हम कुछ ही दूर जाकर के उतर जाएंगे, अभी हमें बैठने दीजिए। फिर वो लड़की प्रदीप की जब आवाज़ सुनती है तो वो चौंक सी जाती है। फिर वो प्रदीप के तरफ देखती है और 15-20 सेकंड तक तो देखती ही रह जाती है। फिर इशारा करती है प्रदीप को कि बैठ जाओ। फिर प्रदीप बैठ जाता है उसके साथ में और फिर प्रदीप उससे पूछता है कि तुम क्या दिल्ली इलाज कराने जा रही हो? तो वो बोलती है प्रदीप से कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने। उन दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उमड़ रहे थे कुछ बात करने के लिए। प्रदीप बोलता है कि तुमने अभी अभी कुछ लोगों से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करूंगी। फिर प्रदीप कहता है कि फिर भी क्या हुआ है तुम्हें, इतनी उदास क्यों बैठी हो? पूजा कहती है कि आप क्या करोगे हमारी उदासी का कारण जान करके, आप बैठे हैं तो बैठे रहिए। फिर प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रहने लगी हो? तो पूजा कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। और दोस्तों, प्रदीप जो है वो कभी पूजा को एकटक देखते ही रहता है और पूजा जो होती है वो खिड़कियों की बाहर भी देखती है और कभी कभी एक नज़र प्रदीप के ऊपर भी मार लेती है। और दोस्तों, सर्दियों का समय था तो ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी और ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे सभी को ठंडे ठंडे हवा लग रही थी, तो सभी लोग कुछ न कुछ अपने बैग से निकाल करके ओढ़ने लगते हैं। और जो पूजा थी वो भी अपने बैग में लाई थी एक ऊनी कम्बल, वो भी निकाल करके अपना ओढ़ने लगती है। और प्रदीप का तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं था ऊनी कम्बल या चादर लाने का, क्योंकि वो एसी कोच में था, एसी डब्बे में सारे व्यवस्था मिलता है, इसलिए वो कुछ नहीं लाया था।
और पूजा बोलती है प्रदीप से कि आपको कुछ लाना चाहिए था, इतना ज़्यादा ठंड है, आपको मालूम होना चाहिए था कि ठंड लग सकती है। तो प्रदीप बोला मैं कुछ नहीं लाया हूँ। फिर जब अगला स्टेशन आता है तो साइड का जो पैसेंजर होता है वो ट्रेन में चढ़ता है। और दोस्तों जैसे ही अगला पैसेंजर आता है और बैठने की कोशिश करता है तो पूजा कहती है कि यहाँ पर कहाँ बैठ रहे हो, ये पूरी सीट हमारी है। फिर वो पैसेंजर कहता है कि नहीं, ये सीट तो अभी हमारी है। फिर जो पूजा होती है वो अपना टिकट निकाल करके प्रदीप को देती है। तो प्रदीप देख के बताता है कि नहीं, आधी सीट इनकी है और आधी सीट तुम्हारी है। जब सोने की बारी आएगी तब ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी और ये जो है ये ऊपर में सोएंगे। फिर पूजा चुप हो जाती है और जो वो पैसेंजर होता है वो चुपचाप खड़ा रहता है और वो बीच में बैठने की कोशिश करता है। तो पूजा कहती है यहाँ बीच में कहाँ बैठ रहे हो, जहाँ तुम्हारी सीट है वहाँ पर बैठो। फिर वो पैसेंजर प्रदीप से कहता है कि भाई साहब आप थोड़ा इधर खसक जाइए ताकि हम अपने सीट पर बैठ जाएं। फिर वो खिड़की के तरफ बैठ जाता है और फिर पूजा और फिर प्रदीप एक जगह पर बैठ जाते हैं दोनों। फिर ट्रेन चल पड़ती है और ठंड का मौसम होता है तो वो पैसेंजर भी अपना चद्दर निकाल करके ओढ़ लेता है। और इधर पूजा जिस चद्दर को अपना ओढ़ी थी उसी चद्दर को प्रदीप को भी कहती है कि तुम भी इसी को ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो प्रदीप कहता है कि हमारी तबीयत नहीं खराब होगी, हमको ठंड नहीं लग रही है। दरअसल हमारा जो है कि एक रजाई को लेकर के किसी से झगड़ा हो गया था। तो उसकी पत्नी कहती है कि शायद उसमें आपका भी कुछ गलती रहा होगा। तो दोस्तों इन दोनों का जब तलाक नहीं हुआ था, पूजा और प्रदीप का, तो इन दोनों का घर में रजाई को लेकर के झगड़ा हो गया था। तो फिर पूजा जो है प्रदीप के ऊपर ला करके पानी डाल दी थी। तो फिर ये दोनों कुछ और ही ओढ़ करके रात का गुजारा किए थे। तो दोस्तों प्रदीप का कहीं न कहीं इशारा उसी के तरफ था जो उन दोनों के बीच में ऐसा हुआ था। तो पूजा कहती है जरूर इसमें कहीं न कहीं आपकी गलती होगी। तो प्रदीप कहता है कि मेरी क्या गलती है जब अगले ने ला करके पानी डाल दिया। तो दोस्तों कहीं न कहीं उन बीते हुए बातों को ये दोनों समझ जाते हैं और फिर सफ़र धीरे धीरे चलने लगता है। फिर खाने का समय आ जाता है तो पूजा कहती है कि खाने का समय हो गया है, हम तो खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी कुछ लिए होगे तो खाना खा लो। तो फिर प्रदीप कहता है कि हम तो कुछ भी नहीं लिए हैं खाने के लिए। फिर पूजा कहती है कि हाँ, तुम खाने के लिए क्यों लाओगे, तुम्हारे बैग में तो कुछ और रखा होगा, तुम अभी पीना शुरू कर दोगे। तो फिर प्रदीप कहता है कि नहीं यार, तुम जो समझ रही हो ऐसा अब मैं नहीं करता हूँ, मैं पीना उना छोड़ दिया हूँ। तो फिर पूजा कहती है कि कब से तुम छोड़ दिए हो। तो प्रदीप कहता है कि यही 4 साल हो गए। फिर पूजा उसके बातों को सुनकर के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है। तो फिर प्रदीप कहता है कि सच मानो हमने शराब पीना छोड़ दिया है। फिर पूजा कहती है मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम शराब पीना छोड़ दिए हो। फिर प्रदीप कहता है कुछ भी कसम खा लो, हम तुम्हारी कसम खा करके कहता हूँ कि हम शराब छोड़ दिए हैं। फिर पूजा कहती है कि हम कौन होते हैं तुम्हें कसम दिलाने वाले। फिर प्रदीप कहता है कि माँ कसम हमने शराब छोड़ दिया है। तो फिर पूजा कहती है कि काश तुमने इस शराब को बहुत पहले ही छोड़ दिया होता, जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, उस शराब को पहले छोड़ दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर पूजा कहती है कि लाख लाख शुक्रिया जो कि आपने शराब छोड़ दी है। हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप शराब अब कभी मत पीना और हमेशा के लिए सुधर जाओ। हम आपको बता दें दोस्तों कि इन दोनों का तलाक लेने का मुख्य कारण यही था। वो प्रदीप जो था वो शराब का बहुत बड़ा आदी था, वो शराब ही हमेशा पीता था और अपने माँ बाप का भी नहीं सुनता था और पूजा के साथ जो है हमेशा मारपीट ही करता था शराब पी करके। इसी कारण से इन दोनों की शादी जो है 2 साल में ही महज टूट जाती है और दोनों का तलाक हो जाता है। हालांकि पूजा जो है वो बहुत अच्छी थी, अपने पति प्रदीप को बहुत ही मानती थी, प्रदीप को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी।
लेकिन इसी शराब के कारण उन्होंने उससे तलाक लिया। और फिर पूजा प्रदीप से उसके घर के हालचाल पूछती है और वो पूछती है कि माता पिता कैसे हैं और हमारी छोटी ननद जो है वो कैसी है। तो प्रदीप बताता है कि सभी लोग अच्छे हैं, हमारी छोटी बहन का हमने 2 साल पहले शादी कर दिया है। फिर पूजा हंसते मुस्कुराते हुए प्रदीप से पूछती है कि तुमने अभी तक अपनी शादी की या नहीं की। प्रदीप बोलता है कि अभी तक हमने अपनी शादी नहीं की, क्या करूं, पहाड़ सी ज़िंदगी है, कहीं कट नहीं रही है। अब गांव से मैं दिल्ली रहता हूं, गांव में हमारा काफ़ी ख़राब नाम हो गया था, गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए अब मैं दिल्ली में रहता हूं और माता पिता गांव में ही रहते हैं। और फिर प्रदीप जो है पूजा से पूछता है कि तुमने अभी तक अपनी शादी की या नहीं की। तो फिर पूजा कहती है कि मैंने भी अपना शादी अभी नहीं किया कहीं भी। एक हमारी सहेली जो दिल्ली में रहती है उसने ही मुझे बुलाया है कि तुम्हारे लिए एक लड़का हमने पसंद कर रखा है, आओ हम उस लड़के से मिलवाते हैं। तो उसी लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, शायद हमारी 1-2 महीने में हो जाए। जब इस तरह की बातें प्रदीप सुनता है तो काफ़ी खिसिया जाता है और उदास सा हो जाता है। फिर पूजा कहती है कि तुम भी कहीं पर शादी कर लो अच्छी लड़की देख करके, अब जो भी तुम्हारे साथ आएगी वो खुशी खुशी से रहेगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए। इधर प्रदीप अपने मन में ये सोच रहा था कि काश पूजा एक बार कह देती कि हम तुम्हारे साथ फिर से दोबारा से शादी करना चाहती हूँ। पर पूजा इस तरह की बातें प्रदीप से इतने लंबे सफ़र में कहीं पर भी नहीं कही। देखते ही देखते दोस्तों इधर रात काफ़ी हो जाती है। फिर पूजा प्रदीप से कहती है कि 2 रोटी हम लाए हैं, चलिए उसी में से मिलजुल करके बांट के खा लेते हैं। तो प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में क्या होगा, न तो हमारा पेट भरेगा न तो तुम्हारा पेट भरेगा, ऐसा करो कि तुम खा जाओ, हम ऐसे ही रहते हैं। पूजा कहती है कि इस तरह से पहले हमने बहुत ही बांट करके खाए हैं, पति पत्नी ही सहें, पर 2 रोटी में ही बांट करके खा लेते हैं। फिर प्रदीप कहता है कि अरे तुम खा लो, कुछ ट्रेन में बेचाने के लिए आएगा, उसे खरीद करके हम खा जाएंगे। फिर इस तरह की बातें होती ही है कि बिरयानी लेकर के एक आ जाता है। फिर प्रदीप जो है 2 बिरयानी लेता है और फिर तलाकशुदा पति पत्नी जो थे वो दोनों लोग आपस में बैठ करके मिलजुल के खाते हैं। इधर दोनों जब खाना खा लेते हैं तो बगल का पैसेंजर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, काफ़ी रात हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं ऊपर में आराम करने के लिए, तुम दोनों यहीं पर सो जाओ। फिर क्या होता है कि पूजा और प्रदीप जो होता है एक उधर सर करके एक इस तरफ सर करके दोनों एक ही कंबल को ओढ़ करके सो जाते हैं। पर दोनों को नींद नहीं आती है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। पूजा सोचती है कि काश से पहले सुधर गया होता तो हमारी जो है इनके साथ तलाक नहीं हुई होती और हम लोग एक दूसरे से जुदा न हुए होते। और जो प्रदीप होता है वो भी सोचता है कि काश हमने पहले शराब छोड़ दिए होते तो इतनी सुंदर जो बीवी और पत्नी है ये हमसे जुदा न हुई होती। और वो मन ही मन में सोचता है कि ये काश हमें अभी भी अपना लेती। और प्रदीप ये भी सोचता है कि हम हिम्मत जुटा पाते इससे कुछ कहने के लिए कि तुम दोबारा से हमारे पास आ जाओ, पर वो कह नहीं पाता है। देखते ही देखते रात गुजर जाती है। इधर जब भोर का समय हो जाता है तो फिर दोनों उठते हैं और फिर पूजा कहती है कि तुम्हें ज़्यादा ठंड लग रही है क्या? तो प्रदीप बोलता है कि हाँ, मुझे ठंड लग रही है। फिर पूजा अपने बैग से एक मुफलर निकालती है और उसके सिर पर बांध देती है और कहती है कि अब तुम ठीक से सो जाओ। फिर सुबह हो जाती है, दोनों उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। देखते ही देखते ट्रेन जो है नई दिल्ली पहुंच जाती है और फिर दोनों दिल्ली में उतर जाते हैं। उतरने के बाद प्रदीप जो है मुफलर को देने लगता है जो कि पूजा उसको दी थी। और प्रदीप कहता है कि ये बहुत अच्छा मुफलर है, इसमें हमें ठंडी नहीं लगी, लगता है कि तुमने अपने हाथों से बनाया है। तो पूजा कहती है कि हाँ, हमने उनके लिए बनाया है जिनके साथ हमारी शादी होने वाली है।
फिर प्रदीप अपने जेब में हाथ डालता है और 2-2,500 रुपये निकालता है और पूजा को देने लगता है। तो पूजा कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी सहेली आ रही है, इस तरह से पैसा लेने का कोई तुक नहीं बनता है। फिर प्रदीप वहाँ से चला जाता है। इतने में उसकी सहेली आ जाती है। उसके सहेली का नाम होता है सबिता। सबिता पूछती है पूजा से कि क्यों पूजा, तुम्हें वहाँ से आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? तो पूजा कहती है कि कोई परेशानी नहीं हुई, मैं क्या तुम्हें बताऊँ, हमारा तलाकशुदा पति हमें ट्रेन में मिला था, वो भी भटकते भटकते, और साथ में बैठ कर के हम दोनों आए। और पूजा बोली कि जब वो हमारे से दूर जाने लगे तो उनको देख करके हमें काफ़ी दया आई और हमारे आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उनकी सहेली जो सबिता होती है वो कहती हैं, जाने दे रे पूजा, अब उसको समझ आ रहा होगा कि अपने पत्नी से तलाक लेने का मतलब क्या होता है, जाने दे, उनके ऊपर क्या तू दोबारा से तरस करती है। चलो हम तुमको उस लड़के से मिलवाते हैं जिसके साथ तुम्हारी शादी तय कर रखी है। जब तुम उसको देखोगी तो देखते ही रह जाओगी, काफ़ी सुंदर लड़का है। तुमने उनको बताया नहीं कि हम शादी करने जा रहे हैं? तो फिर पूजा कहती है कि हमने इस बात को बताया था कि हमारी सहेली बुलाई है, एक लड़के को हमारी सहेली बुलाई है एक लड़के से भेंट कराने के लिए। तो सबिता कहती है कि अब न उसको समझ आएगा कि इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ने का अंजाम क्या होता है। इधर सबिता पूजा को लेकर के अपने रूम पर चली जाती है और कहती है कि सुबह हम तुमको लेकर के चलेंगे उस लड़के के पास जिसके साथ तुम्हारी शादी तय कर रखी है। और उधर जो प्रदीप होता है वो भी अपने रूम पर चला जाता है और उसकी गांधीनगर में दिल्ली में जींस की फैक्ट्री थी। सुबह होता है तो वो अपने फैक्ट्री चला जाता है और इधर जो सबिता होती है वो पूजा को लेकर के उसी फैक्ट्री में जो सबिता होती है वो काम करती है। और फिर पूजा प्रदीप से जाकर के मिलती है और कहती है कि सर, जो लड़की हम आपके लिए बताए थे उस लड़की को ले आए हैं, आप कहिए तो उसे मिलवा दूं। फिर प्रदीप कहता है कि अरे यार सबिता, उसको मिलवाओ, हम देखें तो यदि हमें जमेगी, अच्छी लगेगी तो हम शादी कर लेंगे। फिर जो है सबिता पूजा को लेकर के ऑफिस में चली जाती है जहां पर प्रदीप बैठा था। तो प्रदीप देखता है पूजा को तो कहता है कि अरे तुम। प्रदीप जो है पूजा को देखता है तो चौंक जाता है और सबिता से कहता है कि अरे यार सबिता, तुमने तो कही थी हमारे से कि लड़की एकदम कुमारी है और ये तो शादीशुदा लग रही है। तो सबिता कहती है कि नहीं सर, बिल्कुल कुमारी है, आपकी कसम, आपको भरोसा न हो तो पूछ लो। और सबिता कहती है कि हमने आपसे बताया था सर कि लड़की की उम्र 30 साल है, माता पिता उसके गरीब हैं, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई है। तो प्रदीप कहता है कि तुमने इनसे ये तो नहीं छुपाया था कि जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली है वो भी कुंवारे हैं? तो सबिता कहती है कि नहीं सर, इतनी भी हम झूठ क्यों बोलेंगी, हमने ये चीज़ें नहीं बताई हैं कि वो भी कुंवारे हैं। हमने बताया है कि उनकी शादी हो गई थी पर उनकी पत्नी जो है वो उनसे तलाक ले चुकी हैं। दोस्तों, फिर प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा, ये सरिता जो है हमारे लिए भगवान है, ये हम दोनों को दोबारा से मिलाई है। तो तुम इतने लोग यहाँ पर हैं, सभी से पूछ लो कि अब हम कभी शराब पीता उता नहीं हो, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। और अब मैं जो भी अपने फैक्ट्री से कमाता हूँ उसे बचाता हूँ और अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। तो तुम हमारे पास आओ, एक और हमें मौका दो अपनी ज़िंदगी का दोबारा से शुरुआत करने के लिए। फिर पूजा जो है दोस्तों मान जाती है और वो दोबारा से प्रदीप और पूजा अपनी ज़िंदगी बसाते हैं। और फिर जब प्रदीप अपने पत्नी पूजा को अपने माता पिता से मिलाता है तो उसके माता पिता भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और देख करके उन दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये हमारी लक्ष्मी थी बहू, जो कि दोबारा से हमारे घर में चल कर के आई है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ।
और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे और आप लोगों को नई नई कहानियाँ आप लोगों को सुनाता रहूँ।